2016 से 2018 के बीच में इस कंपनी का शेयर 13 रुपीज़ से बढ़ के 450 रुपीज़ हो गया। एंड देन वापस 2020 तक 90% करेक्ट हो गया। तो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है रेन इंडस्ट्रीज, और ये एक सिक्लिकल कंपनी है। इस वजह से इसके शेयर प्राइसेस में ऐसे मूवमेंट आते हैं। ओके, सो कंपनी के फंडामेंटल्स में डीप डाइव करने से पहले अपन इसके 10 साल के चार्ट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि सिक्लिकल कंपनीज में जितने इंपॉर्टेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं या फंडामेंटल्स होते हैं, उससे उतना ही ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस कंपनी की साइकिल को समझना। क्योंकि इस कंपनी के सिक्लिकल कंपनी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके जो प्राइस मूवमेंट्स आते हैं वो रादर देन कंपनी स्पेसिफिक इशूज साइकिल सिक्लिकल इशूज की वजह से आते हैं। कंपनी किस साइकिल में चल रहा है उस इशूज से आते हैं। इस वजह से इस कंपनी का साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चार्ट को समझना स्टार्ट करते हैं 2016 से 2018 में जो अपटर्न आया जिसमें स्टॉक 10x हो गया। तो ये क्यों हुआ था? तो चाइना जो है वो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है सीपीसी सीटीपी उसका एक मेजर सप्लायर था। बट चाइना ने पोल्यूशन पे कर पाने के लिए, यानी कि अपने कंट्री में पोल्यूशन कम करने के लिए, उस प्रोडक्ट का बनना और एक्सपोर्ट होना बैन कर दिया। तो मतलब कि सप्लाई एकदम से बहुत कम हो गई। दूसरा फिर डिमांड साइड। एक प्रोसेस होता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड करके। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो उस प्रोसेस में यूज़ होता है, और इस प्रोसेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी उस टाइम पे। इस वजह से एक साथ सप्लाई बहुत कम हो गया, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जैसे कि किसी भी कमोडिटी बिजनेस में होता है, अगर आपके प्रोडक्ट का सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्राइसेस बढ़ जाता है तो आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ देगा शेयर प्राइस में भी। फिर आया 2018 के बाद डाउन टर्न। उसका क्या रीज़न था? सीपीसी सीटीपी के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि चाइना ने अपने सप्लाई को वापस रिज्यूम कर दिया प्रॉफिट्स कमाने के लिए, ऑफकोर्स। और दूसरा फिर सबसे बड़ा रीज़न आया अगस्त 2018 में। रेन इंडस्ट्रीज के कुछ प्लांट्स इंडिया में भी है, और इंडियन गवर्नमेंट ने जो जीपीसी होता है इस कंपनी का रॉ मटेरियल जिससे इनका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसका इंपोर्ट एकदम बैन कर दिया। तो अब वो बैन कर दिया, इस वजह से ये लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से इनका इंडियन प्लांट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। उस वजह से इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स अफेक्ट हुए और ये शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। अब अगर अपन बात करें पोस्ट 2020 बूम की, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, क्योंकि जो अभी थीसिस बन रहा है वो उससे काफ़ी सिमिलर है। 2020 के बाद क्या हुआ था, एल्यूमिनियम का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि सारी गवर्नमेंट सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश ला रही थी जिसमें एल्यूमिनियम यूज़ होता है। बट बिकॉज ऑफ सप्लाई बॉटलनेक्स उतना ज़्यादा बन नहीं रहा था, उस वजह से एल्यूमिनियम का प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब क्योंकि ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो एल्यूमिनियम बनने के प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, ये कंपनी भी उसकी बेनिफिशियरी रही और इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए। इस वजह से उस टाइम पे इनका शेयर प्राइस काफ़ी बूम किया। ओके, सो अगर आप देखोगे 2022 से 2025 के बीच में जो ये शेयर प्राइस फॉल हुआ है या साइडवेज मूवमेंट रहा है, उसका रीज़न सिंपल था। यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर हुआ था, राइट? वॉर चल रहा है, राइट? उस टाइम पे अब इस कंपनी के कुछ प्लांट यूरोप में भी है, बट क्योंकि इस वॉर की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द कंपोनेंट होता है इनके प्रोसेस में, इनको वहाँ के कुछ प्लांट्स बंद करने पड़े। अब क्योंकि प्लांट्स बंद करने पड़े तो रेवेन्यू कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ। अब इस कंपनी पे डेट बहुत ज़्यादा है, तो डेट ज़्यादा होने की वजह से और प्रॉफिट्स कम होने की वजह से इनका लेवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्लोज टू 6 टाइम्स चल गया। ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी एग्जिस्ट भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बट 2025 के एंड से अभी तक ये कंपनी का शेयर प्राइस डबल हो गया अगेन बिकॉज ऑफ अ सिक्लिकल मूवमेंट, और इनका लेवरेज अब 3.5 टाइम्स आ गया। तो जो उस टाइम पे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन था कि ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी क्या, अब लग रहा है कि ये सर्वाइव करेगी। और अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ कि ये प्राइसेस क्यों बढ़े, डबल क्यों हुआ है, अगेन बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम डिमांड। क्योंकि एल्यूमिनियम का डिमांड अभी एकदम से काफ़ी बढ़ गया है, उसका रीज़न भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चाइना जो है वर्ल्ड में 55 to 60% सप्लाई करता है एल्यूमिनियम का। बट अभी उन्होंने अगेन अपनी पॉलिसी में ये लाए हैं कि वो मैक्सिमम 45 मिलियन टन बनाएंगे एक साल में। अब क्योंकि वो मेजर सप्लायर है और उन्होंने अपनी कैपेसिटी पे कैप लगा दिया है, इस वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा। दूसरा रीज़न है मिडल ईस्ट वॉर। 9% ऑफ द एल्यूमिनियम कैपेसिटी वहाँ की दो फैसिलिटीज से आता था, और उन दोनों पे डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो वो सप्लाई भी अब कंस्ट्रेंड हो गई है। तो अगेन जो पहले हुआ था 2020 के बाद वो हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड ऑफकोर्स बढ़ रहा है ईवी के वजह से, एआई के वजह से, और ये जो मिडिल ईस्ट डिस्ट्रप्शन हुआ है उनको वापस रीबिल्ड करना पड़ेगा उसके वजह से। तो ये सब रीज़न की वजह से अगेन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट है,
तो उस वजह से रेन एक बेनिफिशियरी हो सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं इनके बिजनेस मॉडल में। सो रेन इंडस्ट्रीज 3 सेगमेंट्स में लार्जली ऑपरेट करती है। एक इनका कार्बन सेगमेंट है, एक एडवांस मटेरियल है, एक सीमेंट सेगमेंट है। तीनों को धीरे धीरे करके समझते हैं। सो जो इनका कार्बन सेगमेंट है, इसमें 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सेल करते हैं, सीटीपी यानी कि कोल टार पिच, और दूसरा है सीपीसी। सो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो काम आते हैं एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग में, यानी कि एल्यूमिनियम बनाने में, स्टील बनाने में वगैरह वगैरह। तो जो इसका प्रोसेस अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझें, सो ये कंपनी को बाय करना पड़ता है जीपीसी यानी कि ग्रीन पेट्रोलियम को, जो कि एक क्रूड ऑयल डेरिवेटिव होता है, एंड फिर उसको यूज़ करके ये लोग बनाते हैं सीपीसी और सीटीपी, और उसके बीच में जो इनका मार्जिन होता है, जिसको आप एक तरीके से स्प्रेड भी बोल सकते हो, वो इनका प्रॉफिट होता है। ये सिंपल बिजनेस है। सो ये इनका 70 to 75% रेवेन्यू लाता है, बट ये एक मेजर इनका एबिटा कंट्रीब्यूटर है। आप मान सकते हो क्लोज टू 90% एबिटा इसी बिजनेस से आता है। अब इनका जो एडवांस मटेरियल बिजनेस है, ये एक फेल्ड वेंचर है एक तरीके से। इसको मैनेजमेंट ने स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला कि ये हायर मार्जिन करेगा बिकॉज ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाएगा, और दूसरा रीज़न था कि ये बिजनेस से सिक्लिकलिटी थोड़ी कम करेगा। अब क्योंकि कार्बन बिजनेस जैसे कि अपन ने समझा प्योरली सिक्लिकल है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पे और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, तो मैनेजमेंट का प्लान ये था कि अगर ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो वो सिक्लिकलिटी को थोड़ा दूर जा सकते हैं, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये बिजनेस एक तरीके से फेल्ड वेंचर रहा है। 15 to 20% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, बट एबिटा कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, लाइक क्लोज टू 5% आप मान सकते हो। तीसरा इनका जो सेगमेंट है वो है सीमेंट बिजनेस, वो 5% ऑफ द रेवेन्यू है, अनादर फील्ड वेंचर आप मान सकते हो। कंटिन्यूस ओवर कैपेसिटी की वजह से ये बिजनेस में जो है कंट्रीब्यूशन बहुत कम आता है, और जैसा कि मैंने बताया 5% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, और एबिटा मोस्टली नेगेटिव था, बट एक अच्छी बात ये है एटलीस्ट ये एबिटा पॉजिटिव हो गया है अभी रिसेंटली। अब अगर अपन बात कर लें इनके प्रॉफिटेबिलिटी की, तो जैसा मैंने बताया इनका 90% एबिटा कार्बन बिजनेस से आ रहा है, तो अपने को वही समझना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। सो जो इनका कार्बन बिजनेस है, अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, ये एक स्प्रेड कमाते हैं। सो जीपीसी को खरीदते हैं, उसमें प्रोसेस करते हैं, और फिर सीपीसी और सीटीपी को सेल कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कॉस्ट लगती है वो हटा दें अपन, तो वो इनका हो गया प्रॉफिट। अब क्योंकि अब एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इससे, अगर जीपीसी का प्राइस बढ़ेगा या सीपीसी सीटीपी का प्राइस गिरेगा, तो उस वजह से इनके प्रॉफिट्स इम्पैक्ट होंगे। अब सीपीसी और सीटीपी का प्राइस आप कह सकते हो मोटा माटी डिपेंड करता है एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे। अभी रिसेंटली इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़ रहा है, सिंपल रीज़न है एल्यूमिनियम का प्राइसेस बढ़ रहा है, उस वजह से इनको भी बेनिफिट हो रहा है। जब एल्यूमिनियम का प्राइसेस गिरता है तब इनका प्रॉफिट भी गिरता है। अब मैनेजमेंट ऑल्दो बोलता है कि उनके पास प्राइसिंग पावर है और वो दे आर एबल टू पास ऑन द कॉस्ट टू द बायर, बट इनके जो मार्जिन फ्लक्चुएशंस है वो देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कि ये एक तरीके के प्राइस टेकर है। सो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो 4-5 चीज़ें जो मैं कहूँगा आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है इनका डेट ओवरहैंग। सो इस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा डेट है, अभी भी क्लोज टू $887 मिलियन का डेट है। अब इन्होंने थोड़ा बहुत उसको कम भी किया है, एंड क्योंकि अभी प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो टोटल लेवरेज 3 टाइम्स पे आ गया है। बट जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, अभी जो रिसेंट डाउन साइकिल आया था उसमें इनका लेवरेज मोर देन 6 टाइम्स पे चला गया था। तो इस कंपनी पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाउन टर्न। अगर डाउन टर्न बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाता है लाइक 3-4 ईयर्स, तो ये कंपनी शायद सर्वाइव भी ना कर पाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा है रशिया ओवरहैंग। सो इनका थोड़ा बहुत बिजनेस रशिया में भी है, रशिया में एक फैसिलिटी भी है, बट क्योंकि ये रशिया यूक्रेन की वजह से रशियन फैसिलिटीज़ पे सैंक्शंस लग गए हैं, तो अभी उस फैसिलिटी का कुछ नहीं पता है वो रिवाइव होगी नहीं होगी क्या होगा। तीसरा है इनका यूएस बिजनेस। सो इनका 36% बिजनेस जो है वो यूएस से आता है, बट वहाँ पे जो है स्मेल्टिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट जैसा समझ आ रहा है यूएस बहुत ज़्यादा एआई पे फोकस कर रहा है। अब एआई भी इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव होता है, और ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग भी एआई इंटेंसिव होता है। तो हो सकता है यूएस एल्यूमिनियम से दूर चला जाए, और अगर वो दूर चला जाएगा तो इनका जो बिजनेस है वो डायरेक्टली अफेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ये सीपीसी सीटीपी सप्लाई करते हैं उनको वो दूसरे कंट्रीज़ में सप्लाई करना पड़ेगा, तो लॉजिस्टिक्स वाला प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा है कोल टार अवेलेबिलिटी। सो इनका जो एक प्रोडक्ट है सीटीपी, उसमें इनको कोल टार यूज़ करना पड़ता है। अब काफ़ी सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से कंपनीज जो है स्टील मेकिंग में कोल टार
मतलब जिस प्रोसेस से कोल टार बनता है उससे दूर जा रही है और एक दूसरे प्रोसेस को अडेप्ट कर रही है। तो अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो इनका सीटीपी बनता है उसमें आपको रॉ मटेरियल यूज़ करना होता है कोल टार। अब ये जो कोल टार है ये एक बाय प्रोडक्ट है, जब आप स्टील बनाते हो तब आपको मिलता है। अब कंपनीज जो है वो स्टील बनाने का प्रोसेस ही बदल रही है, तो अगर वो प्रोसेस बदल जाएगा, इलेक्ट्रिक की तरफ चल जाएगा, तो फिर कोल ही यूज़ नहीं होगा, और कोल यूज़ नहीं होगा तो कोल टार यूज़ नहीं होगा, और कोल टार नहीं बनेगा, और अगर कोल टार नहीं बनेगा तो इस कंपनी को रॉ मटेरियल नहीं बनेगा मिलेगा। तो ये इनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल मॉडल की और वैल्यूएशंस की। सो अब क्योंकि ये एक सिक्लिकल कंपनी है तो इनके नंबर्स को प्रिडिक्ट कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट क्योंकि अभी एल्यूमिनियम एक अप ट्रेंड में है, तो और अपन कह सकते हैं रीजनेबली अज्यूम कर सकते हैं कि 26 एंड एटलीस्ट 27 में वो अप ट्रेंड में रहेगा। तो मैंने इनके प्रोजेक्शंस में 26 और 27 में एक इम्प्रूविंग ट्रेजेक्ट्री दिखाई है, एंड देन 28 29 में वापस डिक्लाइनिंग, एंड 2030 में इम्प्रूविंग। अब ऑफकोर्स क्योंकि एक सिक्लिकल कंपनी है तो इसको परफेक्टली प्रिडिक्ट करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट मैंने इनके पिछले 10 साल के फाइनेंशियल एनालिसिस करके ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ पाई कि इनके जो रेवेन्यूज़ है, प्रॉफिट्स है, वो 2 साल बढ़ते हैं, फिर 2 साल गिरते हैं, फिर 2 साल बढ़ते हैं, फिर 2 साल गिरते हैं। तो आप कह सकते हैं इनका एक साइकिल क्लोज टू 4 ईयर्स का रहता है। मैंने वही सिमिलर पाथ प्रोजेक्ट किया है, बट ऑफकोर्स उसको परफेक्टली प्रोजेक्ट करना एकदम भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद इनका रेवेन्यू और एबिटा की अगर क्लोज टू 5% आ रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और ये इन लाइन है विद द लास्ट 10 ईयर्स। इनका लास्ट 10 ईयर का अगर आप रेवेन्यू और एबिटा के अगर देखोगे तो वो साइकिल एडजस्टेड 5% करीब आता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो मैंने प्रोजेक्शंस है उसमें कोई भी अग्रेसिव केपेक्स या फिर एक्विजिशंस अज्यूम नहीं करें। अब ये थोड़ा अग्रेसिव अजम्पशन है क्योंकि ऐसी कंपनीज जनरली अप ट्रेंड के टाइम पे एक्सपेंसिव एक्विजिशंस या केपेक्स करती है, बट मैंने इनको मैनेजमेंट कमेंट्री के तौर पे कर रखा है। ठीक है, तो फाइनली बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। सो अगर अपन जनरली कोई भी कंपनी को कवर करते हैं तो अपन एक नॉर्मलाइज डीसीएफ यूज़ करते हैं, एक डीसीएफ करते हैं और फिर उससे किसी भी कंपनी का वैल्यू निकालते हैं। बट क्योंकि ये एक सिक्लिकल कंपनी है इसमें अपन डीसीएफ नहीं कर सकते, उसका रीज़न सिंपल है। सो डीसीएफ में अपने को अज्यूम करना होता है कि ये एक स्टेडी स्टेट ऑफ बिजनेस रहेगा और स्टेडी स्टेट ऑफ कैश फ्लोज जनरेट करेगा। अब क्योंकि सिक्लिकल कंपनी का पहला कैरेक्टरिस्टिक ही ये है कि वो स्टेडी स्टेट में नहीं रहता है, तो डीसीएफ करना एकदम गलत बात है। तो इस वजह से मैंने इनका वैल्यूएशन किया है 2 तरीके से और फिर उसको मर्ज करा है। सो बेसिकली वेटेड एवरेज वैल्यूएशन। सो पहला मैंने क्या किया है, मैंने इनके लास्ट 10 ईयर्स का एबिटा मार्जिन देखा और उसका एवरेज किया। सो इससे नॉर्मलाइज्ड एबिटा मार्जिन आ गया। बेसिकली साइकिल में ज़्यादा होता है, अप साइकिल में ज़्यादा होता है, डाउन साइकिल में कम होता है, तो उसका एवरेज कर लिया मैंने। सो वो क्लोज टू आता है 15.5%। फिर वो मैंने अप्लाई किया 2025 के रेवेन्यूज़ पे, जो कि अपन एक तरीके से कह सकते हैं नॉर्मलाइज्ड रेवेन्यू है, क्योंकि अभी ना तो साइकिल बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है और ना साइकिल बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है। तो एक तरीके से वो अपना एक नॉर्मलाइज्ड रेवेन्यू है। तो वो मैंने एबिटा पे लगाया, उससे अपने को एक नॉर्मलाइज्ड एबिटा मिल गया। फिर उसके बाद अब मैंने दूसरा तरीके के वैल्यूएशन में क्या किया, 5 साल का नॉर्मल डीसीएफ किया, और फिर जब टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था, सो टर्मिनल वैल्यू में मैंने यूज़ किया नॉर्मलाइज्ड एबिटा रादर देन द टर्मिनल ईयर का एबिटा। तो इन दोनों से एक वैल्यू निकल के आई। सो बेसिकली पहले मेथड से निकल के आई क्लोज टू 350, दूसरे मेथड से निकल के आई क्लोज टू 250, और फिर मैंने उनको 50-50% वेट दिया। अब आप इसको बाय सेल एडवाइस बिल्कुल भी मत समझना, ये मैं बस मेरा एक वैल्यूएशन फ्रेमवर्क आपसे शेयर कर रहा था क्योंकि मेरे को ये एक इंटरेस्टिंग तरीका लगा कंपनी को वैल्यू करने का। ओके, थैंक यू।